नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। 28 साल बाद आ रहे बाबरी केस के फैसले पर टीवी 9 भारतवर्ष की सबसे बड़ी कवरेज के साथ मैं हाजिर हूं। अब से बस कुछ ही देर बाद बाबरी केस में 32 आरोपियों पर फैसला आने जा रहा है और इस फैसले की सबसे तेज खबर और विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे। 49 एफआईआर, 351 गवाह और 600 दस्तावेज की परत दर परत हम आपके सामने खोलकर रखेंगे और आपको 28 साल पीछे राम मंदिर आंदोलन की यादों में भी लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं अयोध्या आंदोलन के पल पल के साक्षी टीवी 9 भारतवर्ष के डायरेक्टर न्यूज हेमंत शर्मा जी, जिनकी आंखों के सामने यह सब कुछ घटा था। अयोध्या से जुड़ी हर तारीख के वो गवाह रहे हैं और आज वो हमारे साथ इस चर्चा के दौरान मौजूद रहेंगे। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अहम तस्वीरें जो बयान कर रही हैं इस केस के संदर्भ में तमाम अहम पड़ावों को। और इस समय आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ हमारे साथ मौजूद तमाम अहम मेहमान। हेमंत जी से परिचय मैं आपका करा चुका हूं। उसके बाद आपको उमेश पाठक हमारे संवाददाता नजर आ रहे हैं लखनऊ कोर्ट में उस प्रीमाइसेस से जहां यह फैसला सुनाया जाने वाला है। इसके अतिरिक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह साहब भी आपको जुड़ चुके नजर आ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी भी जुड़ेंगे और ये बताएंगे कि आरएसएस की संदर्भ में भूमिका कब, कहां, कैसे, क्या देखी गई। इसके अतिरिक्त हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ मैं आपका परिचय कराता हूं। मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सीबी पांडे साहब पूर्व न्यायाधीश हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे और हर्षवर्धन त्रिपाठी पत्रकार वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उमेश का रुख करना चाहूंगा। उमेश, आपके पास क्या हलचल, क्या खलबली, वहां इस वक्त क्या वाइब्रेशंस आपको मिल रहे हैं? देखिए दिनेश, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जज हैं सुरेंद्र कुमार यादव वे वहाँ पर पहुँच चुके हैं अदालत में और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज उनका रिटायरमेंट भी है। 1 साल का उनको एक्सटेंशन दिया गया था क्योंकि अयोध्या प्रकरण की स्पेशल जो बेंच है उनमें उनको जज बनाया गया था और इस पूरे मामले की सुनवाई वो पिछले 5 सालों से कर रहे थे। 3 सालों से रोजाना सुनवाई चल रही थी। लगभग 350 से ज़्यादा इस मामले में गवाहियाँ हुई हैं। 49 एफआईआर दर्ज हुए थे और 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें 27 साल के बाद लगभग 32 लोग हैं, 32 लोगों पर अभियुक्तों पर फैसला सुनाया जाना है। 17 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुप्रतीक्षित कहा जा सकता है क्योंकि 5 अक्टूबर 1993 को सीबीआई ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है वो लंबे वक्त तक चलती रही क्योंकि देश के दूर दराज के इलाकों से जो कार सेवा करने लोग आए थे उनकी गवाही इसमें हुई है। 350 से ज़्यादा गवाही हुई है, लिहाजा एक लंबा वक्त लगा है, तो बहुत प्रतीक्षित कहा जा सकता है। 28 साल, बहुत लंबा वक्त, बहुत लंबा इंतजार। उमेश, मैं आपके पास आ रहा हूं, हेमंत शर्मा जी के पास मैं जाना चाह रहा हूं। हेमंत शर्मा जी, आपकी किताब युद्ध में अयोध्या, उसमें शुरुआत होती है जहां पर आप ये लिखते हैं कि इंप्रेशन ये मिल रहा था कि वाकई इसको सुनियोजित तरीके से अमल में लाया गया है, लेकिन जब तक आप अपनी किताब को तमाम सबूतों, साक्ष्यों, लोगों ने जो देखा, आपने जो देखा, उसके हवाले से कंक्लूड करते हैं तो आप ये पाते हैं कि ये परिस्थिति जन्य था, ऐसा नहीं था कि पहले से कुछ एक चीजें प्लान की गई थी। इसको जरा समझाएंगे आप? दिनेश, ये दुविधा मेरे लिए अदालत में भी थी। मैं सीबीआई ने मुझे अभियोजन का गवाह बनाया था इन 47 लोगों के खिलाफ, क्योंकि जनसत्ता में उस समय मेरी कई रिपोर्ट छपी थी जिसमें यह लगातार लिखा गया था कि ये ढांचा तोड़ना एक सुनियोजित घटना थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, तथ्य और सत्य 2 फर्क होते हैं। तथ्य ये था कि ढांचा टूटा, उसके सामने विश्व हिंदू परिषद का मंच था जहां से ये नारे लग रहे थे, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, और ये सारे नेता जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई और आज जिन पर फैसला होना है ये वहाँ मौजूद थे। लेकिन बाद में जब मैंने बहुत तहकीकात की वर्षों तक, तो मैंने ये पाया कि इसके लिए कोई साजिश नहीं थी, कोई साजिश रची नहीं गई थी। बुलाया तो गया था इस उन्माद के साथ, लेकिन ऐन वक्त पर विश्व हिंदू परिषद ने अपनी भूमिका बदली और ये कहा कि कार सेवा केवल प्रतीकात्मक होगी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का ये फैसला कार सेवकों में जो 500 साल का जमा हुआ गुस्सा था उसे बदल नहीं पाया। विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के न चाहते हुए भी उस रोज़ कार सेवकों के उन्माद ने
ढांचा तोड़ दिया। सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, वापस लौट रहा हूं और खासतौर से यह समझना चाहूंगा कि अगर बाद में खासतौर से इसमें आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120(b) जोड़ी गई, आपराधिक षड्यंत्र किसने किया यह साबित हो पाएगा क्या? जो असल साजिश करते हैं कहीं वो छूट तो नहीं जाएंगे? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक अहम खबर मैं इस वक्त बता दूं। स्पेशल कोर्ट के जज सुरेंद्र यादव कोर्ट पहुंच चुके हैं। जज सुरेंद्र यादव, आपको मालूम होगा 19 अप्रैल 2017 जब यह तय किया गया कि अब डे टू डे बेसिस पर सुनवाई होगी, वरना कहा यह जाता है कि 18 नंबर के कमरे में जहां यह सब सुनवाई चल रही थी वहां पर कछुए की चाल से ही सब कुछ चल रहा था, लेकिन बाद में तय हुआ कि जज का ट्रांसफर भी नहीं होगा जब तक अब फैसला नहीं आ जाता और डे टू डे बेसिस पर सुनवाई होगी। जज सुरेंद्र यादव वहां पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में फैसला पढ़ा जाने वाला है। और उधर लाल कृष्ण आडवाणी के घर उनके वकील पहुंच चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के घर के बाहर ही हमारे संवाददाता आमोद राय मौजूद हैं। उनके पास कुछ ही देर में हम रुक करेंगे और समझेंगे कि क्या तैयारियां वहां हो रही होंगी। और जाहिर है अभी कम से कम उस तरफ से यह सोचा जा रहा होगा कि फैसला आने के जो तमाम विकल्प हैं, जो तमाम संभावनाएं हैं, उसके मद्देनजर ये तैयारियां भी होंगी कि आगे की अदालतों में क्या किया जाना है। लाल कृष्ण आडवाणी के घर उनके वकील पहुंच चुके हैं। तो दो अहम घटनाक्रम इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं। जज महोदय पहुंच चुके हैं, वहां फैसला पढ़े जाने की शुरुआत होने वाली है और दूसरी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी के घर उनके वकील पहुंच चुके हैं और उधर आरोपियों के कोर्ट पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। आरोपियों में से कौन कौन कोर्ट पहुंच रहा है, इन 32 में से कौन कौन कोर्ट पहुंच रहा है? आपको मालूम है कुल 49, जिनमें से 17 का निधन हो गया। 32 के संदर्भ में आज फैसला, और इसमें से कौन कौन कोर्ट पहुंच रहा है उमेश के पास चलेंगे और हम जल्दी इस बारे में भी अपडेट लेंगे। लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस वक्त के इस पूरे मामले से जुड़े हुए। एक तरफ जज महोदय पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में वो फैसला पढ़े जाने की शुरुआत करेंगे। हम बहुत जल्द आपको बताएंगे कि ऑपरेटिंग पार्ट इसका कहता क्या है। उधर लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर वकील पहुंच चुके हैं और इधर आप देख रहे हैं कि वहां एक के बाद एक आरोपियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन पत्रकारों की भूमिका इसमें बहुत अहम थी। अभी आपको हेमंत शर्मा जी ने बताया कि किस तरीके से उनकी भी गवाहियां हुई इस पूरे मामले में, और आपको मालूम होगा कि इस दौर में पत्रकारों पर बहुत सारे हमले भी हुए। और यहां जो 351 गवाहों की बात की जा रही है, 4000 गवाह कुल थे, 351 कोर्ट पहुंचे थे। प्रदीप सिंह साहब के पास मैं जाऊंगा। प्रदीप सिंह साहब, क्या सबसे सिग्निफिकेंट पड़ाव मानते हैं आप इस पूरे मामले में 28 सालों में? नहीं, देखिए दिनेश जी, एक बात तो सही है कि इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो असर पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही, उसके अलावा पूरे देश पर इसका एक असर पड़ेगा। और असर मेरी नजर में ये होगा कि अगर कानून की नजर में एक गलत काम हुआ है तो उसके लिए सजा मिलती है कि नहीं। आमतौर पर हमारे देश में ये धारणा है कि जो बड़े लोगों का मामला होता है, पहुंच वालों का मामला होता है, उसमें हमारा कानून कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो एक नजर लोगों की ये होगी कि जिन्होंने। प्रदीप जी, आप अपनी बात पूरी करते रहिएगा। हम ये सिर्फ इतना बता दें कि साध्वी रितंभरा इस वक्त हमको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, वो भी इन आरोपियों में से एक हैं। क्या फैसला उनके संदर्भ में आता है इसका इंतजार है। जिनके ऊपर जो आरोप हैं, अगर उस संदर्भ में सजाएं मिलती हैं तो क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ये भी हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। प्रदीप जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं कह रहा था कि देखिए, ये लोगों की नजर होगी कि जिन्होंने कानून तोड़ा उनको सजा मिलती है कि नहीं। दूसरी बात जो हेमंत जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि देखिए, जो कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल है उसमें ये बात सही है। केवल यही मामला नहीं, बहुत से मामलों में जो है वो उसको साबित करना अदालत में साक्ष्यों के आधार पर, और ऐसे साक्ष्य जो रीजनेबल डाउट से बाहर जाकर साबित करें ये लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब सीबीआई क्या सबूत लेकर आई है, किस तरह की जांच की है, उसको क्या मिला है, ये थोड़ी देर में जजमेंट से पता चलेगा। सीबीआई ने किस तरीके से इसको सब्सटेंशिएट किया है, किसके खिलाफ क्या सब्सटेंशिएट हो पाया है, बहुत जल्दी ये साफ हो जाएगा। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो ये कि साजिश अक्सर साबित नहीं हो पाती। ये दो महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है। हम चलते हैं आमोद राय के पास। आमोद राय, वहां क्या हलचल है? ये बताया जा रहा है कि आडवाणी जी के वकील वहां पहुंच चुके हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर पहले दिनेश लाल कृष्ण आडवाणी के जो वकील हैं महिपाल, वो थोड़ी देर पहले गए हैं, करीब 10 मिनट पहले, और उनसे हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला क्या होगा ये कहना, प्रिज्यूम करना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने अपनी पक्ष पूरी बेहतर ढंग से अब तक रखा है। और अभी जो लाल कृष्ण आडवाणी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से जुड़ेंगे तो साथ में उनके वकील वहीं बैठे रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले लाल कृष्ण आडवाणी के लंबे समय से जो सहयोगी रहे हैं दीपक चोपड़ा, वो भी आए हैं। तो सुबह से जो इनके घर पे एक शांत बिल्कुल माहौल था, अब लोग आना शुरू किए हैं। चूँकि हियरिंग शुरू होने वाली है तो अब सारे लोग आ रहे हैं एक एक करके। उनके वकील आए, उनके सहयोगी आए। अब सबकी निगाहें हैं कि इसमें क्या फैसला आता है। लाल कृष्ण आडवाणी पे जो मुकदमा है वो दो तरह का मुकदमा है, भड़काऊ भाषण का मुकदमा, और इस पूरे केस में दो तरह का मुकदमा है, भड़काऊ भाषण का और कॉन्स्पिरेसी का, जैसा कि हमारे वरिष्ठ हेमंत जी कह रहे थे। उन्हीं केसों को यहाँ सुनवाई हुई है और उसी पर फैसला आना है। तो जो लाल कृष्ण आडवाणी के तरफ से हमेशा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई अभी कि इसको कैसे सब्सटेंशिएट किया गया कोर्ट में सीबीआई की तरफ से, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। हेमंत जी का रुख मैं एक बार फिर से करना चाहूंगा। सर, जब आपकी किताब में इस बात का भी उल्लेख है कि कैसे वो लोग जो वहां सिक्योरिटी के काम में जुटे हुए थे, जब ध्वंस हो चुका था उसके बाद जब वहां रामलला की मूर्ति रख दी गई थी, उसके बाद वो जूते उतारकर, मोजे उतारकर वहां पर पूजा अर्चना करने और प्रसाद लेने के लिए पहुंच रहे थे। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसके साथ जुड़ी हुई, इस तरह में किसी एक चीज को कोर्ट में सब्सटेंशिएट करना, ये कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा? हेमंत जी के पास हम दोबारा जाएंगे, उनसे हमारा संपर्क अभी नहीं, लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी के पास मैं जा सकता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी, आज का दिन, इसकी अहमियत आपकी निगाह से? देखिए दिनेश जी, मुझे नहीं मालूम है कि कोर्ट का फैसला क्या होगा, लेकिन मैं हेमंत जी की ही बात से, मैं हेमंत जी की पुस्तक पढ़ा और उस पुस्तक में इन्होंने ही ये जिक्र किया है कि आडवाणी जी और जो है वो कार सेवकों को बार बार इस बात का गुहार लगा कि आप इसे मत छोड़ें, लेकिन वो एक ऐसा बात था। आप सोच सकते हैं कि राम के जन्म स्थल पर कोई मस्जिद खड़ी रहे और हिंदुओं को अपमानित करता रहे, आता रहे। स्वाभाविक था कि जब भी कार सेवक जाते थे तो उनके मन में एक गुस्सा। प्रोफेसर संगीत रागी, आपकी आवाज थोड़ा फ्लक्चुएट कर रही है, कभी तो ठीक आ रही है, कभी वो एकदम से डिप कर जा रही है। मैं इसको ठीक कराता हूं, लेकिन तब तक मंजूर जियाई साहब के पास में जाता हूं। मंजूर जियाई साहब, आपकी निगाह से आज का दिन, ये दिन 28 साल, आपका नजरिया? अब दिनेश भाई, दो बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस मुल्क में जीते हैं जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, और ये हिंदुस्तान इस कानून का राज जहाँ चलता है, और कानून की देख रेख के अंदर में जो भी फैसले जो भी सामने आएंगे, जिस पर पिछले 28 सालों से सबकी निगाहें पड़ी हैं, सारे लोगों ने देखा है कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद की शहादत हुई है। एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो, मस्जिद को तोड़ दो, इस तरीके की बातें, और सहाफियों पर जिस तरीके से मारपीट के इल्जाम हुए हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने सारी चीजों को अपनी आंखों से देखा है, और आप इस चीज के गवाह हैं। टीवी स्क्रीन, मीडिया, सहाफत, ये सारी चीजें इस चीज के लिए गवाह मौजूद हैं। इन चीजों को देखने के बाद उम्मीद इस बात की जा रही है कि फैसला जो कुछ भी आएगा वो इस बात के लिए आएगा कि हक और इंसाफ के तहत में हर उस शख्स को इंसाफ मिले। जो सहाफी मारे गए हैं, जिन्हें मारपीट हुई है, उन्हें भी इंसाफ मिले। मस्जिद तोड़ी गई है, हिंदुस्तान का धरोहर तोड़ा गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो मस्जिद थी जिसे तोड़ा गया है। तो यकीनन है कि इंसाफ का तकाजा पूरा होना चाहिए, और तकाजा पूरा हो, इस बात की उम्मीद पूरे हिंदुस्तान को है, और आज उम्मीद है कि आज के दिन वो तकाजा जरूर पूरा होगा। इंसाफ का तकाजा है, और इस तकाजे के हिसाब से इसको अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचना चाहिए, इसलिए ये बहुत सिग्निफिकेंट दिन है, जियाई साहब का ये कहना है। लेकिन अब मैं सीबी पांडे साहब के पास जाऊंगा, पूर्व न्यायाधीश। वो जानते हैं कानून की बारीकियां, किसी एक चीज का पता होना, लेकिन उसको अदालत में सब्सटेंशिएट करना, साबित करना, ये तमाम पेचीदगियां वो समझते हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, 28 साल, ये जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड है, या फिर ये देर आयत दुरुस्त आयत है? सर, नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत, क्योंकि ये इतने बड़ा मुकदमा था और इसमें बहुत सारे लोगों ने लीगल कार्रवाई एक के बाद एक कोशिश ये किया गया कि डिले तो है अक्यूज की तरफ से काफी किया गया ताकि न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम बाउंड कर दिया कि जजमेंट को आप करना ही, पूरा ही करना है,
तब आपने देखा कि तेजी आई या फिर जो गवाह बचे थे बड़ी तेजी से उनका स्टेट में आया। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं करता तो मैं समझता कि कोई पर्सन खुद ही इसको बहुत लंबे समय तक इसको और चलाते। तो ये सर आपकी आवाज में व्यवधान आ रहा है, टेक्निकल चीज इसको भी दुरुस्त कीजिए। हेमंत शर्मा जी के पास एक बार फिर से मैं जाना चाहूंगा, अगर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले अहम खबर आपको बता दूं, साध्वी रितंभरा और विनय कटियार कोर्ट पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए जिसमें साध्वी रितंभरा कोर्ट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। साध्वी रितंभरा, विनय कटियार वहां पहुंच चुके हैं। उमेश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। उमेश, कौन कौन पहुंचता हुआ, कौन कौन अब तक पहुंचा हुआ दिखा आपको वहां? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कार सेवक साधु यादव 9:30 बजे ही अदालत के सामने पहुंच गए थे और अदालत के अंदर अब जा चुके हैं। साध्वी रितंभरा, विनय कटियार, इसके अलावा जो पूर्व विधायक हैं पवन पांडे, शिवसेना के जो नेता हैं संतोष दुबे, इसके अलावा धर्मदास महाराज और साक्षी महाराज भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। विनय कटियार भी पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में जो और लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है। इनमें से किसी ने आपसे आते जाते कुछ रिएक्ट किया, कुछ बोला, या ये अभी चुप है एकदम? जी देखिए, जब धर्मदास यहाँ से गुजर रहे थे उस समय जय श्री राम के नारे जरूर लगे थे, और इसके बाद जो पवन पांडे जो कि पूर्व विधायक हैं, जिनके ऊपर भी षड्यंत्र रचने का आपराधिक केस दर्ज है इस मामले को लेकर के, वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने बाकायदे अभिवादन किया। और इसी तरीके से तस्वीरें एक आध दो और दिखाई पड़ी, लेकिन ज़्यादातर लोग जो साध्वी रितंभरा की अगर बात की तो उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके अलावा चलिए उमेश आप निगाह रखिए, मैं हेमंत जी के पास जा रहा हूं। हेमंत जी, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था सीबी पांडे साहब से भी कि ये 28 साल इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए इस अहम मामले में। ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली मिसाल है या ये देर आयत दुरुस्त आयत वाली मिसाल है? दिनेश, इससे कुछ भी कहा जा सकता है। आपके दोनों बयान से मैं सहमत हूं। अब मामला न्यायालय पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक घटना, ये ढांचा टेलीविज़न कैमरों के सामने टूटा, पूरे देश ने देखा। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वर तेज शंकर, जो उन दिनों मुरादाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज थे, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ क्या हो रहा है ये ऑब्जर्व करने के लिए उन्हें भेजा था, उनके सामने टूटा। और फिर भी 28 साल लग गए हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि इस साजिश में ये लोग हैं या नहीं। यह हमारी न्याय प्रक्रिया की हालत है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इससे जो प्रदीप कह रहे थे अभी, कि एक भरोसा जो लोगों में बनेगा कि अपराध हुआ है और यह अपराध है, ढांचे को तोड़ा जाना अपराध है, गैर कानूनी है, यह सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कह दिया है। इसके बाद सज़ा मिलती है या नहीं मिलती है, यह एक बड़ा सवाल है, इसे अभी देखा जाना चाहिए। अब मैं इसी को आगे एक्सटेंड करता हूं। अगर हमारे पास हर्षवर्धन अभी जुड़े हुए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। हर्षवर्धन, अब इस मामले को, इस फैसले को आइसोलेशन में देखा जा सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2019 के फैसले के बाद, या उस रोशनी में ही देखा जाएगा इसको भी? नहीं दिनेश, मुझे लगता है कि आइसोलेशन में तो ये फैसला ना तो देखा जाना चाहिए और ना ही देखा जाएगा। 2-3 बातें हैं जो मुझे लगता है कि इस फैसले के, ये किसी भी पक्ष में फैसला आए उससे बहुत साफ तौर पर है। एक बात यह है कि आप जब कहते हैं कि क्या बड़ा या छोटा जो भी हो उसको न्यायालय से निर्णय जब आएगा तो वो दबाव नहीं रहेगा, तो ये निश्चित तौर पर देखेंगे। लेकिन एक बात और है जिसको हम लोग बार बार, मुझे लगता है कि वो चर्चा जरूर होनी चाहिए, और जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया जिसके बाद पूरे देश ने रामलला विराजमान को वहां प्रतिष्ठित होते हुए देखा है। जब हम कहते हैं कि ये एक फैसला था जिसमें इतने वर्षों की देरी हुई, 28 वर्ष, तो इस फैसले की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जिस आस्था की बात कही जाती है, जहां बाबरी के बारे में ये कहा गया कि वहां मस्जिद बनाई गई और तोड़कर बनाई गई, जहां के बारे में ये फैसला आया कि अच्छा ठीक है, हम इनको वहां नहीं दे सकते हैं क्योंकि मूल स्थान जो है वो एक तरह से कहें कि अतिक्रमण किया गया। अब उस फैसले में 2 चीजें हैं। एक तो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के सारे नेता ये उस आंदोलन में शामिल थे, देश भर से लोगों को बुलाया था, इसमें कहीं कोई जरा सा भी विवाद की गुंजाइश नहीं है। अब सवाल यह है कि जब हम आपराधिक साजिश की बात करते हैं तो क्या वो आपराधिक साजिश ये कहीं भी, और मैं चूंकि संयोग से ज्यादातर घटनाओं को देखने का नहीं, हेमंत जी यहां बैठे हुए हैं, प्रदीप जी बैठे हुए हैं, लेकिन जो पढ़कर मैं समझ पाया कि कहीं भी एक भी तार आप जोड़ नहीं सकते हैं, और ये 100%, 100%। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपकी इस बात की रोशनी,
युद्ध में अयोध्या में भी दिखाई देती है, जहां हेमंत शर्मा जी ने ये बहुत क्लियर कट लिखा है कि वो वाजिद अली शाह के ज़माने की बात हो, जब वो वहां पर आक्रोश दिखाई दिया तब तो वहां कोई आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद नहीं था। 1934 का हवाला उन्होंने दिया, वो आज की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो गुंबद गिराए गए और फिर अंग्रेज कलेक्टर ने उनका पुनर्निर्माण कराया। तो ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये इसको क्या ये माना जाए कि अचानक किसी समय पर ये प्लान किया गया और उन परिस्थितियों में ये अगर इतना पेचीदा मसला है हेमंत सर, तो फिर इसको समझते हुए गवाहों और जो तथ्य रखे गए होंगे उसकी रोशनी में भी किसी एक नतीजे तक पहुंचना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा सर? दिनेश, पहले तो मैं हर्षवर्धन की उस बात से सहमत नहीं हूं कि वो एक दूसरा फैसला था जो दीवानी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, वो 400 साल पुराना था, उसकी इससे तुलना की जानी चाहिए। देखिए, वो उस फैसले में बहुत सारी चीज़ें थीं जो किसी को पता नहीं थी। वो केवल दावा था, दावा के उन दावों के समर्थन में कागज़ नहीं थे, कागज़ थे तो सबूत नहीं थे, तमाम चीज़ें थीं और लगातार वो न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा था। यह घटना जो घटी वह पूरे देश के सामने 5 घंटे तक वो इमारत तोड़ी गई। मैंने पहले कहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वर भी था, माननीय न्यायाधीश तेजशंकर जी। इसके बाद इस फैसले में देरी, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आती। एक बात दिनेश, आपने कहा कि आपने क्या कहा? जी, मैंने ये कहा कि उस समय जब ये आक्रोश पनपता जा रहा था, सालों साल से पनपता जा रहा था, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जब वजूद में नहीं थे तब भी आक्रोश था। आपकी किताब में इस बात को भी उद्धृत किया गया है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा कि कार सेवकों को पूरे देश से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक से बुलाया गया और यह कह के बुलाया गया कि इस बार निर्णायक कार सेवा होगी, और मंच से नारे लगे कि बाबरी मस्जिद तोड़ दो, एक धक्का और दो जी। इस उन्माद के साथ कार सेवकों को बुलाया गया। राइट। आपने अपनी योजना बदल दी रातों रात जी। वो योजना 2.5 लाख कार सेवकों के पास पहुंची नहीं, और अगर पहुंची भी तो वो उसे मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि 400 साल का जो गुस्सा था, जो बार बार उस इमारत पर टूटता था। बाबरी मस्जिद केवल 6 दिसंबर को नहीं तोड़ी गई, 1930 में भी तोड़ी गई थी, 1885 में भी तोड़ी गई थी, और उसके पहले भी एक बार तोड़ा गया था। जब जो ताकतवर होता था वो हमला करके तोड़ लेता था, फिर जब दूसरी पार्टी को ताकत होती थी तो वह जाके वहां कब्जा कर लेता था। तो यह संघर्ष निरंतर चल रहा था। दिनेश, मैं आपके पास लौटता हूं, मनीष झा के पास मैं जा सकता हूं। मनीष झा भी लखनऊ में मौजूद हैं, कोर्ट प्रीमाइसेस में मौजूद हैं। मनीष झा के पास क्या डेवलपमेंट्स वहां हो रहे हैं, उन्होंने क्या क्या देखा है अभी तक, उनसे जानते हैं। मनीष झा, क्या महत्वपूर्ण जो आप बताना चाहते हैं क्विकली हमको? बिल्कुल दिनेश, देखिए फिलहाल अभी लखनऊ के सीबीआई स्पेशल कोर्ट में एक के बाद एक आरोपियों का अंदर जाना जारी है, और आप जो अभी मेरे पीछे देख रहे होंगे, इसी जगह से एक के बाद एक आरोपी अंदर जा रहे हैं। रामविलास वेदांती अभी अंदर गए हैं, साध्वी रितंबरा अंदर गई हैं, विनय कटियार अंदर गए हैं। इस तरह से बहुत सारे आरोपी अंदर अब जा चुके हैं। आम लोगों में क्या कौतूहल है? आम लोगों में फैसले को लेकर क्या कौतूहल है? कोर्ट प्रीमाइसेस के आसपास आम लोगों का जमावड़ा, उनकी तरफ से कोई बातचीत, कोई नजरिया उन्होंने व्यक्त किया हो, जल्दी से वो बता दीजिए। देखिए दिनेश, जैसा कि हेमंत जी ने बहुत अच्छे से इस अंतर्द्वंद को बताया, उसी बात को आम लोग ये कह रहे हैं कि अब तो हमें ज़मीन मिल गई है, अब तो जो है वो क्रिमिनल मैटर है। मतलब कहने का ये कि जो लक्ष्य प्राप्ति था, रामलला को उनकी जन्मभूमि मिल चुकी है। अब इस लक्ष्य यात्रा में जो एक निर्णायक घटना घटी थी, वो कानून की नज़र में कितना दोषी है कितना नहीं, ये अब आरोपियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है बजाय इसके, क्योंकि आम समाज ये समझ रहा है कि ये जो 400 साल का संघर्ष था उसकी परिणति उन्हें रामलला को जन्मभूमि वापस दिलाने को लेकर। तो अगर ये दोनों बातें आप कह रहे हैं, ये जो द्वंद्व वाली बात आपने बताया कि ये मालिकाना हक किसका है, ये तो साफ हो गया। अब इसको लेकर अगर वो क्रिमिनल एंगल देखा जा रहा है, उसमें फैसला आना है तो एक मुख्तलिफ बात है। लेकिन अभिषेक उपाध्याय अयोध्या में जो मौजूद हैं, अगर इन दोनों बातों को जोड़ा जाए अभिषेक, तो वो लोग जिनके सिलसिले में ये फैसला आने वाला है, क्या तमाम अधिसंख्य लोगों की निगाह में वो एक तरीके से उनकी निगाहों में हीरो हैं?
देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि ये जो फैसला आने वाला है इसको आप इससे जोड़िए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, राम मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ शुरू हो गया है। तो अब जो है राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से मैं अयोध्या में हूँ, जन भावनाएं बहुत तेजी से बदली हैं। अब जो है ये 92 में जो हुआ उसको एक पिछला इतिहास का हिस्सा मान करके बहुत ज़्यादा उसके बारे में ना बातें हो रही हैं, ना बहुत ज़्यादा उसको लेके कोई उद्वेलन की स्थिति है। अब वो विधिक प्रक्रिया है। मैंने अपना अनुभव किया है अयोध्या में आकर के, आप अयोध्या में बातें कीजिए तो अयोध्या में ज्यादा उत्साह इसको लेकर के राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो साध्य था वो साध्य उनको हासिल हो गया है। इस पन्ने को कुरुदने की बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों से बातचीत करके लगता कि नहीं कि उनके अंदर कोई उत्साह, इस पर कुछ खास वो बातें करें। ये मान लिया है कि जो फैसला आएगा वो विधि के मुताबिक आएगा और वो मंजूर होगा। इसमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक यहाँ पर कि 28 साल बाद ये फैसला आ रहा है और इसके आगे भी अदालतें हैं। उमेश, इस संदर्भ में किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी क्या? इसके बाद मैं प्रदीप जी के पास जाने वाला हूं। उमेश पाठक जी 28 साल बाद ये फैसला और अदालतें इसके आगे भी हैं। जी बिल्कुल, कल जो के मिश्रा बचाव पक्ष के वकील हैं उनसे हमने बात की थी, तो उनका ये कहना था कि कौन लोग अभी कोर्ट में अपीयर होंगे और कौन लोग नहीं होंगे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी फैसला आएगा, जो भी फैसला सुनाया जाएगा, उसमें चाहे हो सकता है कि सीबीआई भी आगे की तरफ कोर्ट में मूव करे और अगर हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम भी आगे कोर्ट में मूव करेंगे। हालांकि कई अभियुक्तों का ये कहना था कि अदालत का जो भी फैसला होगा उनको मंजूर होगा, अगर उनके खिलाफ भी होता है तो जमानत तक नहीं लेंगे। लेकिन जो तैयारी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, के मिश्रा का ये कहना था कि वो सारी तरीके से तैयार हैं, चाहे वो बेल बॉन्ड की बात हो या फिर कोई और बात हो, आगे मूव करने की बात हो। हालांकि वक्त उनको जरूर मिलेगा आगे की अदालत में जाने के लिए। अब इसको लेकर मैं प्रदीप जी के पास जाना चाहता हूं। प्रदीप साहब, बहुत सारे लोगों के मन में उत्कंठा, मेरी लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये तय हो गया कि वहां मालिकाना हक किसका है, और वो जाहिर है तथ्यों सबूतों के आधार पर तय हुआ, तय पाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस बारे में बता दिया, अब इस मामले को क्या आइसोलेशन में देखा जा सकता है या यह देखा जाएगा कि पहले कुछ गलत हुआ, उस संदर्भ में एक आक्रोश था, वो वेंट आउट हुआ और उसके बाद ये लोग नामजद हुए? सर नहीं दिनेश जी, देखिए हेमंत जी ने भी पहले कहा उस मुकदमे को, उस मामले को और इसको जोड़िए मत। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मेरी नजर में इसमें दो पक्ष है, एक कानूनी पक्ष है, एक नैतिक पक्ष है। कानूनी पक्ष ये है, अदालत को ये तय करना है कि क्या जो लोग 6 दिसंबर 1992 को वहां मौजूद थे उन्होंने ढांचा गिराने के लिए लोगों को उकसाया। दूसरा, क्या ढांचा गिराने की पहले से साजिश की गई थी, पहले से योजना थी। इन दो मुद्दों पर अदालत को फैसला देना है। नैतिक पक्ष इसका ये है कि जो लोग इस आंदोलन में शामिल थे उनके लिए ये एक तरह से धर्म का आंदोलन था, नैतिकता का आंदोलन था, सांस्कृतिक आंदोलन था। उसमें उन्होंने भाग लिया और बाहर ये दावा करते रहे कि हमको गर्व है कि हमने मस्जिद को। तो अब सवाल ये है कि आपने जो किया, क्या उसकी सजा भुगतने को तैयार है? बाहर आप कुछ बोले, अदालत में जाकर आप पलट जाएं, तो ये नैतिकता का सवाल है। इस पर अदालत। हेमंत सर, आपकी बात पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रोफेसर संगीत रागी मैं आपके पास आ रहा हूं। हेमंत सर। नहीं, मैं यही कहना चाहता था कि इस पूरे मामले की दुविधा ये है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी कैमरे पर एक सज्जन कह रहे थे कि मैं डायनामाइट लेके गया था। कल्याण सिंह जी ने कहा कि मुझे गर्व है। पहले तो उन्होंने कहा कि ना मलाल है मुझे और ना अफसोस है, फिर उन्होंने बाद में स्टैंड बदला, कहा कि गर्व है। फिर बीजेपी ने इसको ऑफिशियली कहा कि हमने ठीक किया। शिवसेना के लोगों ने कहा कि ये हम इसकी क्रेडिट लेते हैं। लेकिन यह सब इतना मामला नैतिक और अनैतिकता के बीच में लटका रहा कि अदालत के बाहर तो ये लोग कहते रहे कि हम इसकी क्रेडिट लेते हैं और अदालत में 28 बरस तक अपने को निर्दोष साबित करने के लिए दलीलें देते रहे। तो यह इसका सबसे बड़ा अहम और सबसे मतलब खराब पक्ष भी है राजनीतिक दल के लिए कि अगर किसी मामले की आप क्रेडिट लेते हैं तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हमने ये किया, हम मंदिर के मामले में कुछ भी सजा भुगतने को तैयार हैं, हम मंदिर पर के लिए फांसी पर चढ़ने को भी तैयार हैं। जो काम उन्होंने कैमरे पर किया वह अदालत में भी करना चाहिए था। प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए, राम मंदिर मूवमेंट को बेशक विश्व हिंदू परिषद और संघ ने उसका नेतृत्व किया, लेकिन यह मूलतः जनता का आंदोलन था। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी था।
दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता या जिन लोगों के बारे में मुकदमा चलाया गया है, वो उन सारे लोगों में से किसी ने वहां पर जाकर के हथौड़ा नहीं छोड़ा था। आज तक एक भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे ये पता लगा हो कि एक सुनियोजित तरीके से विश्व हिंदू परिषद या संघ ने इसके बारे में सुनियोजित साजिश की थी या भारतीय जनता पार्टी ने। उस समय भी जनता का ये गुस्सा था, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन का हिस्सा था जो बार बार प्रतीकात्मक सेवा करने वहां जा रहे थे, और एक दिन वो अचानक फूट पड़ा। यदि आपको चलाना है, यदि केस ही चलाना चाहे तो आप जनता पर चलाते। मुझे नहीं लगता है, और हेमंत जी की पुस्तक को ही यदि ले लें तो हेमंत जी की पुस्तक में ही इन्होंने जिक्र किया है। इसी में आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि वो लोग जो थे वो लोगों को लीड कर रहे थे, और उनकी तरफ से अगर एक धक्का और दो की आवाज आई थी तो क्या उनको मुब्तिला नहीं माना जाएगा? सर देख लीजिए, ऐसी बातें तो आप देखेंगे कि जो आंदोलन था राम मंदिर मूवमेंट आंदोलन, उसमें एक से एक नारे लग गए। तेल लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। आप राम मंदिर आंदोलन को यदि रथ यात्रा को भी देखेंगे तो ये सारे रथ यात्रा में वो सारी चीजें थी, वो सारे आंदोलन के स्वर जो थे, ये सारे नारों के जो स्वर थे वही स्वर थे जो उस दिन आंदोलन में आया था। आपकी बात पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं हेमंत सर, यहीं इसी मोड़ पर? हेमंत सर, मैं संगीत रागी जी से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि साजिश को आप साबित नहीं किया जा सकता, और साजिश हुई इसके कोई पुख्ता सबूत मैंने भी नहीं पाए। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर कल्याण सिंह ने बाहर ढांचा तोड़ने की जिम्मेदारी ली और कहा यह मेरे लिए गर्व का विषय है, अगर विनय कटियार ने बाहर कैमरे पर यह कहा कि इसे बजरंग दल के लोग, हमारे बजरंगियों ने तोड़ा, यह हमारे लिए गर्व का विषय है, अगर साध्वी रितंबरा ने उसी वक्त हम लोगों के सामने मंच से ये कहा कि ढांचा टूट गया है, आप लोग प्रसाद ले जाइए, प्रसाद मतलब वहाँ से ईंटें ले जाइए, अगर उमा भारती खुशी के मारे मुरली मनोहर जोशी के कंधे पर चढ़ गईं और बाद में कहा कि आज मेरी तपस्या सफल हुई, तो इन्हें कोर्ट में यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि ढांचा गिरने के मामले में हम निर्दोष हैं और इस मामले में हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए? ऑन क्यों नहीं किया जा रहा अपनी कही हुई बातों को? प्रोफेसर संगीत रागी, देखिए, सिर्फ इतना कहना है। बिल्कुल सही, आपने सही प्रश्न किया, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, हर कोई चाहता था कि ढांचा वहां से हटे, और ढांचा हटने के बाद स्वाभाविक है कि उसके बाद एक खुशी की पूरे हिंदू समाज की यही प्रतिक्रिया थी। ढांचा हट जाने के बाद, ढांचा टूटने के बाद पूरे हिंदू समाज की यही प्रतिक्रिया थी, खुशी का माहौल था। लेकिन इससे यह तय नहीं होता है कि आप ढांचा गिराने की साजिश में शामिल थे, इससे यह कहीं तय नहीं होता है। दूसरी बात, कल्याण सिंह कौन नहीं चाहेगा, मैं तो कहता हूं, मैं भी आज भी कहता हूं, मैं इसे दोहराता हूं कि 15 अगस्त 1947 के बाद, जो 15 अगस्त 1947 से पहले आक्रमणकारी इस्लामिक विध्वंसकारियों के द्वारा इस देश के सनातन मूल्यों को खत्म करते हुए मंदिरों को ध्वस्त करके जहां जहां मस्जिदें बनाई गई थी, उनकी पुनरुद्धार होना चाहिए था। यदि नहीं हुआ तो यह सत्ता प्रतिष्ठान की गलती है। ये जो आपने बात कही और अभी हेमंत जी ने बात कही सर, ये मेरे दिमाग में एक और कौतूहल को जन्म दे रही है। सीबी पांडे साहब उसका जवाब दे सकते हैं। सीबी पांडे साहब, इसमें तथ्यों और भावनाओं का एक घालमेल है, ये आपस में बहुत मिले जुले हुए हैं इस मामले में। अदालत के लिए भी ये चुनौती भरा रहा होगा, या ये कभी चुनौती नहीं रहती, वो हमेशा तथ्यों की रोशनी में चीजों को देखती है और भावनाएं एकदम अलग रहती है? आ रहा हूं हेमंत सर, उसके फौरन बाद आ रहा हूं आपके पास। अगर मंच से आचार्य धर्मेंद्र, साध्वी रितंबरा और उमा भारती यह नारा लगाती हैं कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तो यह उकसाए जाने का सबूत है या नहीं? तीनों अभी कोर्ट में मौजूद हैं। ये एक जवाब है जो हमको लेना है, लेकिन सीबी पांडे साहब के पास मैं गया था उस सवाल को लेकर, शायद उनको मेरी आवाज नहीं जा रही। सीबी पांडे साहब, आवाज आ रही है आपको? नहीं, अभी उनको आवाज नहीं जा रही है। आप मनीष झा कुछ कहना चाह रहे हैं? मनीष झा के पास कोई इस समय अपडेट है? मनीष झा, ओवर टू यू।
बिल्कुल दिनेश, देखिए जो चर्चा आप लोग कर रहे हैं उसी के समर्थन में मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जितने भी आरोपी जा रहे हैं वो एकदम खुशी खुशी और इस तरह से विजयी निशान बनाकर जा रहे हैं मानो कि अभी उन्होंने चुनाव जीता है। और जो चर्चा है इसी में केवल मैं कानूनी पक्ष ये कहूँ कि ये बात सही है कि जो आरोपी मीडिया के सामने या सार्वजनिक तौर पर ये कह रहे हैं कि हमने सही किया, लेकिन कानून में अदालत के सामने उन्होंने यही कहा कि हम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो उसे मैं स्वीकार नहीं करता हूं और मैं ट्रायल की मांग करता हूं। और इसी वजह से पिछले 8 साल में ये मुकदमा चला और आज उसका फैसला हो रहा है। तो कोर्ट आज इसलिए फैसला ये दे रही है क्योंकि इन आरोपियों ने कोर्ट के सामने अपना गुनाह नहीं कबूला था और उनके वकील बेगुनाही की दलील लगातार देते रहे हैं। जी, बाबरी कांड 28 साल बाद फैसला, 351 गवाह और करीब 2500 पन्नों का अभियोग पत्र। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,